Hello all. So let's begin with question number 7, objective 1, S.C. Verma, chapter 5, Newton's laws of motion. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर इट्स सरफेस. अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेल. अब इस पर्सन का क्या होगा? तो देखिए, इस सवाल मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें कहा है नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ में मेनली दो तरह के रोटेशन होते हैं. एक तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है, लाइक दिस, और एक अर्थ रोटेट कर रही होती है सन के अराउंड. तो अगर ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, तो एक बड़ी सी ऑर्बिट में भी अर्थ रोटेट कर रही होती है. इसे हम ऑर्बिटल रोटेशन बोल सकते हैं, और इसको स्पिन रोटेशन बोल सकते हैं. स्पिन और ऑर्बिटल रोटेशन. तो ये किस रोटेशन को नेग्लेक्ट करने की बात कर रहे हैं या दोनों को नेग्लेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. ओके, इसका आंसर भी चेक करेंगे. तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं. तो अगर हम ये एज्यूम करें कि इनमें कोई रोटेशन नहीं है, अर्थ इज समहाउ स्टैंडिंग स्टिल, बस इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना इसमें कोई रोटेशन है. ऐसे केस में अगर आप अर्थ को इमेजिन करें कि भाई ये मान लीजिए अर्थ है, ओके, और इस पर एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है, और अर्थ इसको पुल कर रही होगी अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ, विद अ फोर्स इक्वल टू mg. अर्थ की सरफेस उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रही होगी n, और ये रेस्ट में होगा क्योंकि इसमें कोई रोटेशन कोई मोशन है ही नहीं पूरे सिस्टम में. अब अगर एकदम से समहाउ अर्थ mg लगाना बंद कर दे, ओके, तो ऑब्वियसली एन भी ज़ीरो हो जाएगा भाई, क्योंकि ना तो पर्सन अर्थ में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा और ना ही अर्थ की सरफेस उसे रोकने की कोशिश करेगी. एन ज़ीरो हो जाएगा, तो उसकी जो वेट की फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन पहले भी इसमें कोई मोशन नहीं था और अभी भी कोई मोशन नहीं है, और नेट फोर्स भी ज़ीरो है, तो ये स्टैंडिंग रहेगा. तो इससे तो आंसर डी लगता है. ओके, अब बात करते हैं कि सपोज उसमें केवल स्पिन वाला रोटेशन है और वो स्पिनिंग करना बंद कर दे. तो अब दूसरे ऑप्शन की बात करें कि भाई मान लो ये अर्थ है, सपोज अर्थ का एक्सिस पेपर के परपेंडिकुलर है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है. इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है, और इस पर mg लग रहा है, अभी नॉर्मल भी लग रहा होगा, और ये चल भी रहा होगा कुछ वेलोसिटी v से. ओके, अब ऐसे में क्या होगा कि अर्थ की सरफेस पे जो मैन है उसके पास मोशन है, जो वेलोसिटी अर्थ के सरफेस की है, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी अर्थ की सरफेस की उतनी उसी वेलोसिटी से मैन भी चल रहा है, उसमें वेलोसिटी है. अब अगर एकदम से क्या हो कि अर्थ अट्रैक्ट करना बंद कर दे, ये mg गायब हो जाए, तो क्लियरली इस mg, अगर ये mg गायब हो जाएगा तो n भी गायब हो जाएगा उसी मोमेंट पर, क्योंकि n तो mg को काउंटर बैलेंस करने के लिए ही सरफेस लगाती है. लेकिन जस्ट पहले क्योंकि उसके पास वेलोसिटी थी अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, इस केस में फोर्स तो ज़ीरो हो गया, बट वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी को किसी ने ज़ीरो नहीं किया, तो वो इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अर्थ की टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो टेंजेंट के अलॉन्ग ही चलना शुरू कर देगा. तो इस हिसाब से आंसर सी आता है, फ्लाई अलॉन्ग ए टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस. अच्छा, अब ऊपर उड़ने का तो कोई सवाल होता नहीं है, तो ऊपर तो नहीं उड़ेगी क्योंकि अर्थ ने उसे अंदर पुल करना बंद कर दिया है, ना कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कि उसे पुश करना शुरू कर दिया है. और अलोंग द सरफेस भी स्लिप करने का कोई कॉज नहीं है, क्योंकि अलोंग द सरफेस चलने के लिए उसे मुड़ने के लिए कोई फोर्स चाहिए, और वो फोर्स तो गायब हो गया है, mg तो गायब हो गया है. तो ए और बी तो नहीं है, बट सी और डी प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इफेक्ट दे हैव एज्यूम्ड. तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 7. तो ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 7, और ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी है. ओके, तो देखें डी क्या है. तो डी है रिमेन स्टैंडिंग. इसका मतलब इन्होंने अर्थ के कंप्लीट रोटेशन को ही ज़ीरो मान लिया है, और हम जो पहले बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कहा है 3 rigid rods are joined to form an equilateral triangle of side 1 meter. ओके ठीक है, इनका साइड लेंथ 1 मीटर है. ओके 3 particles carrying charges 20 microcoulomb each are attached to vertices of a triangle. The whole system is at rest in an inertial frame. तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट ए क्या होगा? तो चलिए इसको ए मान लेते हैं और इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं. देखिए यहां पर ये चार्ज इस ए वाले चार्ज को पुश करेगा विद सम इलेक्ट्रिकल फोर्स, और ये फोर्स को मैं एफ ही मान लेता हूँ, एफ मान लेता हूँ ये लिस्ट से. और ऐसे ही दूसरे सी पे रखा हुआ चार्ज भी ए को पुश करेगा, और ये फोर्स को भी एफ ही मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के ही होंगे, क्योंकि सारे चार्जेस सेम है और सारी डिस्टेंसेस सेम है. अब इनके रिजल्टेंट के अलोंग ये जो पार्टिकल ए है वो भागना चाहेगा, लेकिन इनको तो हमने रिजिड रॉड्स के थ्रू बांध रखा है, तो ये रॉड में टेंशन डेवलप होगा, इधर भी कुछ टेंशन डेवलप होगा और इधर भी टेंशन डेवलप होगा, राइट. और टेंशन का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, और इन फोर्स का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा. ये एफ नेट है और ये टी नेट है. ओके अब देखिए ऐसे देखा जाए तो इन पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 बाय द रॉड्स टेंशन एंड 2 बाय द फोर्सेस एफ. तो 4 फोर्सेस हैं, लेकिन सवाल में साफ साफ लिख रखा है पार्टिकल रेस्ट में है, और अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो ऑब्वियसली नेट फोर्स तो 0 ही होना चाहिए ना. तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल रहे हैं तो ये फालतू का एफर्ट है. हमें पहले समझ जाना चाहिए था कि ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होगा. ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके देखिए ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. इसमें कहा है एक फोर्स F1 एक्ट करता है पार्टिकल पर और उससे ये v वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करता है, ठीक है, और कितना फोर्स लग रहा है F1, और फिर ये डिसेलरेट करता है, मे बी इस बार उल्टा फोर्स लगा होगा F2 और ये डिसेलरेट करते करते 0 हो गया. अच्छा अब पार्टिकल का मास अगर हम m एज्यूम कर लें तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाज f1 बाय m, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, एवरेज वैल्यू डेल्टा v बाय डेल्टा t होती है. तो भाई पहले वेलोसिटी 0 थी और बाद में v हो गई, तो हम कह सकते हैं डेल्टा v इज v माइनस 0 अपॉन टाइम, और लेस से एक्सेलरेशन टाइम t1 है तो ये हो गया t1. तो हमारे पास f1 की वैल्यू आ गई mv बाय t1. और इसी तरह डिसेलरेशन निकालेंगे तो डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा f2 बाई m, चेंज ऑफ वेलोसिटी अभी भी v है और टाइम मान लीजिए t2 है. ओके तो f2 की वैल्यू आ जाएगी mv बाय t2. अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो इसमें जैसे ऑप्शंस हैं कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, ये तो गलत है. हाँ ये है कि अगर इनका एक्सेलरेशन टाइम और डिसेलरेशन टाइम बराबर हो, t1 और t2 बराबर हो, तो F1 F2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं. ओके मैग्नीट्यूड समझिएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि F1 तो राइट में लगेगा और F2 लेफ्ट में लगेगा, तो F1 F2 इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम में जो F1 होगा वो राइट में होगा, F2 लेफ्ट में होगा, बट के मैग्नीट्यूड सिंपल इक्वल हो सकते हैं. तो भाई यहाँ तो F1 में भी इक्वल टू F2 लिखा है, ये भी गलत है. F1 मस्ट बी अनइक्वल टू F2, ये बिल्कुल सही सवाल है. अब देखते हैं इन्होंने क्या कंसिडर किया है, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 और ऑब्जेक्टिव 1 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी. तो बी लिखा है F1 में बी इक्वल टू F2. तो मुझे लगता है कि भाई ये आंसर गलत है, क्योंकि F1 और F2 जो है वो में बी इक्वल टू है, तो रॉन्ग है. ओके क्योंकि डेफिनेटली F1 F2 डायरेक्शन में अलग होंगे. हाँ अगर ये केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं तो भी सही हो सकता है. तो आई से कि इन्होंने भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया शायद यहाँ पे, ठीक है. तो अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल हो सकता है, बट डायरेक्शन में तो अनइक्वल ही रहेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू.